बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम चैप्टर नंबर 1 एनिमल क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनी एंड ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करने जा रहे हैं। ये चैप्टर BS सेमेस्टर 3 के अंदर एक कोर्स एनिमल डाइवर्सिटी 1 के अंदर पढ़ाया जाता है। अगर हम BSc के स्टूडेंट्स को देखें तो उनकी जो बुक ज़ूलॉजी B है तो उसके अंदर ये जो चैप्टर है वो इंक्लूड है। माय नेम इज़ अब्दुल हनान, मास्टर ऑफ फिलासफी इन ज़ूलॉजी। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 है। स्टडी करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टमेटिक्स, स्टडी ऑफ काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग देम। तो सिस्टमेटिक्स के अंदर हम दो चीज़ स्टडी करते हैं। नंबर 1 हम ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी ऑफ काइंड देखते हैं और नंबर 2 उनके हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है जी कि पैटर्न ऑफ डिसेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म का कौन सा पैटर्न ऐसा है कि जो उनके डिसेंडेंट से जाके मिल जाता हो। तो उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं, उनकी काइंड्स देखते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किस काइंड के कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये सिस्टमेटिक्स कहलाता है। दिस स्टडी आल्सो गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़। सिस्टमेटिक्स है वो डिस्क्रिप्शन देती है हमें नई स्पीशीज़ के बारे में जो इवॉल्व होनी है या इवॉल्व हो चुकी हैं। इट ऑर्गेनाइज एनिमल इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो सिस्टमेटिक्स की बात हो रही है कि ये एनिमल्स को ऑर्गेनाइज करता है ग्रुप्स के अंदर और सब ग्रुप्स। टैक्सोनॉमी, ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीशीज़। अगर हम ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन जो है हमें कोई एक स्पीशीज़ है उसको अगर हम देखें तो उसका साइज़ कैसा है, उसकी मेजरमेंट कैसे, उसको मार्फोमेट्रिक मेजरमेंट कैसे हैं, तो वो टैक्सोनॉमी कहलाता है। और सिस्टमेटिक क्या है, अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज़ इनटू एवोल्यूशन ग्रुप। अगर हम अरेंज करें ऑर्गेनिज्म को उनके एवोल्यूशन के हिसाब के साथ, एवोल्यूशन ग्रुप के साथ, देन दिस इज कॉल्ड सिस्टमेटिक। टैक्सोनॉमी हायरार्ची बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। ये जो टैक्सोनॉमी हायरार्ची है वो दो चीज़ों पर बेस करती है। नंबर 1 मॉर्फोलॉजी पे। मॉर्फोलॉजी क्या है जी कि कार्लोस लिनियस गिव मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम। कार्लोस लिनियस ने एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। ग्रुप ऑफ सिमिलर करैक्टर फॉर्म ए टैक्सोन, कि जिनका करैक्टर, जिनकी खसूसियात सेम थी उनको एक टैक्सोन के अंदर है वो रख दिया, उनको अरेंज कर दिया। टैक्सा अरेंज फ्रॉम ब्रॉड टू स्पेसिफिक, जैसे हैं डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़। तो ये जो 7 क्लासिफिकेशन है, नंबर 1 किंगडम से शुरू होकर स्पीशीज़ तक जो है होती हैं। जो डोमेन है वो सबसे बिगेस्ट किंगडम है, जो कि डोमेन इज़ नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ये तो डोमेन तो इंक्लूड कर दी गई है मॉर्फोलॉजी के अंदर, टैक्सोनॉमी के अंदर, लेकिन अभी तक ये यूनिवर्सली जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुई। नंबर 2 एवोल्यूशन की बेस पे मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी बिटवीन टू एनिमल हैव जेनेटिक बेसिस एंड गिव कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी का मतलब ये है कि साइज, शेप, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी कहलाती हैं। बिटवीन टू एनिमल्स हैव जेनेटिक बेसिस, उनकी क्या है कोई ना कोई जेनेटिक बेसिस हैं। एंड गिव कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, और वो कोई ना कोई इनकी पीछे अगर हम स्टडी करें इनके डिसेंडेंट्स को तो वो एक उनका जो डिसेंडेंट है वो जाके पीछे सेम हो जाएंगे। तो उनकी जो एवोल्यूशन है वो कॉमन हो जाएगी। वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनकी मॉर्फोलॉजिकल जो है सिमिलर है तो उनके जो एवोल्यूशन है वो भी क्या होगी, सिमिलर होगी। मेंबर ऑफ सेम टैक्सोनॉमी ग्रुप आर मोर रिलेटेड देन डिफरेंट टैक्सा। वही बात आ गई है कि जो टैक्सोनॉमी ग्रुप के सेम मेंबर्स होंगे और वो रिलेट करेंगे एक दूसरे के साथ देन डिफरेंट टैक्सा, और दूसरे टैक्सा के कंपैरिजन के नतीजा में। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर, असाइनमेंट ऑफ ए डिस्टिंक्ट नेम टू ईच स्पीशीज़, कि हर स्पीशीज़ को एक स्पेसिफिक नेम देना नॉमेनक्लेचर कहलाता है। कॉमन नेम हैव 2 प्रॉब्लम। ये नॉमेनक्लेचर हमने क्यों बनाया, क्यों कॉमन नेम की 2 प्रॉब्लम है। नंबर 1 ये है कि वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, किसी भी स्पीशीज़ का नेम जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वेरी करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑनियन की बात करें तो ऑनियन एक इंग्लिश का वर्ड है, तो जो जिन ममालिक के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है वहाँ पे ऑनियन यूज़ होता है। और हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की लैंग्वेज उर्दू है, तो उर्दू के अंदर उसको प्याज इस्तेमाल करेंगे। और हम अगर हम अरबिक कंट्रीज़ के अंदर देखें तो उसमें
बेसला जो है वो यूज़ होता है। तो ये डिफरेंट नेम, एक ही चीज़ के डिफरेंट नेम यूज़ हो रही है, कंट्री से कंट्री जो है वेरी कर रहे हैं। नंबर 2, कॉमन नेम डज नॉट स्पेसिफाई पार्टिकुलर स्पीशीज, कि कोई भी कॉमन नेम कोई किसी पार्टिकुलर स्पीशीज़ को जो है वो स्पेसिफाई नहीं करता। फॉर एग्जांपल एक मिसाल लेना, जैसे जेलीफिश है, जेलीफिश से हमें ये महसूस होता है कि ये एक फ़िश की स्पीशीज़ है। तो फ़िश क्या है, एक वर्टिब्रेट एनिमल है, मेरीन है, इसके अलावा इसके फिन्स होते हैं, गिल्स होते हैं। तो स्पीशीज़ एक अलग किंगडम है, एक अलग क्लास है, वर्टिब्रेट की एक अलग क्लास है। लेकिन जो जेलीफिश है वो नाइडेरिया में आती है, ये इनवर्टिब्रेट है, फ्री लिविंग मेरीन है, अम्ब्रेला शेप जो है इसकी बेल होती है और इसके बॉडी पे टेंटिकल्स होते हैं। तो ये एक डिफरेंट है। तो लेकिन नेम से हमें ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये एक फ़िश की किस्म है, लेकिन जेलीफिश जो है प्योर मुकम्मल तौर पर एक डिफरेंट स्पीशीज़ है एज़ कम्पेयर टू फिश। तो ये दूसरा जो है इसका प्रॉब्लम था। द नेम ऑफ जीनस ऑलवेज बिगन विद ए कैपिटल लेटर। अब ये जो नोमेनक्लेचर है इसको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं, क्योंकि ये दो नेम पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट वन इज जेनस, जीनस कहते हैं, तो नंबर 2 इज स्पीशीज़। तो जो जीनस नेम होगा वो सबसे पहले कैपिटल लेटर से लिखेंगे उसको। द स्पीशीज नेम बिगिन विद स्मॉल लेटर, द स्पेसिफिक नेम आर ऑलवेज इन इटालिक। वो जो स्पेसिफिक नेम है उसको हम इटालिक में लिखेंगे, या उसको हम बोर्ड में लिखेंगे, या उसको हम अंडरलाइन करके लिखेंगे। When handwritten, the genus name and species name have to be underlined। यहाँ पे एग्जांपल शो हो रही है, देखें होमोसैपियन जो है इटालिक में लिखा हुआ है, होमोसैपियन जो है उसको हमने बोर्ड किया हुआ है, होमोसैपियन के अंदर हमने एक अंडरलाइन लगाई हुई। तो यहाँ पे नोमेनक्लेचर की बात की हुई है, ह्यूमन के नोमेनक्लेचर के बारे में बताया हुआ है कि क्लासिफिकेशन की हुई है कि किंगडम जो है ह्यूमन जो है एनिमेलिया में आता है, फाइलम कोर्डेटा है, क्लास मेमेलिया है, ऑर्डर प्राइमेट, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो और स्पीशीज़ क्या है जी, होमो स्पीशीज़ सैपियन है। तो इसका नेम जो है दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक जीनस पे एक स्पीशीज़ पे। तो ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है वो होमो सैपियन। मॉलिक्यूलर अप्रोच टू एनिमल सिस्टमैटिक्स। स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन, डीएनए, आरएनए ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। के मॉलिक्यूलर अप्रोच के अंदर हम डीएनए को स्टडी करते हैं। किसका डीएनए, आरएनए होगा, प्रोटीन है, और डिफरेंट स्पीशीज की डीएनए आरएनए प्रोटीन्स को स्टडी करते हैं, उनमें सिमिलैरिटी और डिफरेंस देखने के लिए। एनिमल हैव सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस इन डीएनए। एनिमल्स का सीक्वेंस होता है नाइट्रोजन बेस के अंदर डीएनए का, जिसको हम जीनोम कहते हैं। यही जीनोम जो है फर्दर आगे डिफरेंट किस्म की प्रोटीन बनाते हैं। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन एंड सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस इन डीएनए एंड आरएनए इज डिफरेंट एनिमल कंपेयर्ड। कि हम सीक्वेंस को कंपेयर करते हैं मुख्तलिफ एनिमल के, चाहे वो सीक्वेंस प्रोटीन का हो, चाहे सीक्वेंस नाइट्रोजन बेस का हो, ठीक है जी। तो उसको हम स्टडी करते हैं एनिमल को कंपेयर करने के लिए मॉलिक्यूलर अप्रोचेस में। सीक्वेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियर डीएनए यूज फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडी। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का जो सीक्वेंस है, तो हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए है उसको, वो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है उसको भी हम स्टडी करते हैं सिस्टमैटिक्स के लिए, मतलब ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करने। किंगडम ऑफ लाइफ, किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इन 1969 रॉबर्ट विटेकर गिव 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ रीजन। के क्लासिफिकेशन सिस्टम सबसे पहले रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में दिया था। तो वो बेस करता था दो चीज़ों पर। नंबर 1 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे, मतलब वो उनके जो सेल हैं वो यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं, कौन से सेल हैं, मोड ऑफ रीजन, मतलब वो उनका ओरिजिन क्या है। तो नंबर 1 उसने क्लासीफाई किया था, जो पहले उसने क्लास बनाई थी वो मोनेरा थी। तो मोनेरा क्या होता है जी, मोनेरा किंगडम के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं, और इसके अलावा इनमें आते हैं जी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया वगैरह। दूसरी जो इस क्लास बनाई थी वो है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जो है वो यूकैरियोट हैं, और इसके अलावा सिंगल सेल भी होते हैं, और ये सेल सिंगल सेल जो है कॉलोनी बना के भी रहते हैं, और इसके अलावा इसमें अमीबा, पैरामीशियन वगैरह जो है वो आते हैं। प्लांटी के अंदर ये प्लांटी होते हैं वो सारे के सारे यूकैरियोट हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, और इनके सेल के बाद सेल वॉल होती है, और दे यूजुअली नॉन मोटाइल। ये प्लांट जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। फंजाई जो है वो यूकैरियोट होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और इनके अराउंड भी सेल वॉल होती है, और वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। ये भी नॉन मोटाइल होते हैं, और ये डिकम्पोजर होते हैं। फंजाई जो है वो
डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है वो एनिमेलिया जो है वो यूकैरियोट होते हैं। इसके अलावा मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, और इसके अलावा ये जो हेटेरोट्रॉफिक एनिमल अपने खुराक को तैयार नहीं कर सकते। इसके अलावा इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, और जो एनिमेलिया हैं वो यूजली मोटाइल है। डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम नंबर 2, मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक कंपेयर बेस सीक्वेंस ऑफ राइबोसोमल आरएनए of different organism and conclude that all life share common ancestor। इन्होंने क्या किया कि मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स ने कंपेयर किया है राइबोसोमल के सीक्वेंस को कंपेयर करने के बाद उन्होंने ये कहा कि जितनी भी लाइफ है एग्जिस्ट कर दिया सारे के सारे को एक कॉमन एंसेस्टर है। दे फाइंड देयर आर 3 मेजर एवोल्यूशनल लाइनेज कॉल्ड डोमेन। 3 मेजर लाइनेज हैं जिनको हम डोमेन का नाम देते हैं। नंबर 1 क्या है? आर्किया के सारे प्रोकैरियोट्स हैं। ये एक्सट्रीम एंड एनारोबिक एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। एक्सट्रीम का मतलब ये है टेम्परेचर चाहे जितना मर्जी इंक्रीज़ कर जाए या जितना मर्जी डिक्रीज़ कर जाए, और एनारोबिक एनवायरनमेंट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो है वो रह सकते हैं, और ये प्रिमिटिव होते हैं। नंबर 2 यूबैक्टीरिया। ये प्रोकैरियोटिक माइक्रोब जितने भी आते हैं वो यूबैक्टीरिया में आते हैं, और ये ट्रू बैक्टीरिया कहलाते हैं। नंबर 3 यूकैरिया जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, इवॉल्व 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो जब इन्वायरमेंट चेंज हुआ, एनवायरमेंट एनारोबिक से एरोबिक में कन्वर्ट हुआ, तो जब फोटोसिंथेसिस शुरू हो गई, ऑक्सीजन जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर जमा होना शुरू हो गई, तब जाके जो यूकैरियोट्स हैं वो बने हैं। तो ये एरोबिक इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करते हैं, गिव राइज मॉडर्न लिनिएज। तो इन्होंने यूकैरियोट ने आगे जो है एक मॉडर्न लिनिएज जो है वो लाई, यानी एवोल्यूशन इवॉल्व की। एनिमल सिस्टमैटिक्स या क्लासिफिकेशन, मोनोफाइलेटिक ग्रुप्स होते हैं। सिमिलैरिटी ड्यू टू सिंगल इंसेस्टर। सिमिलैरिटी अगर हम डिस्कस करें उनके सिंगल इंसेस्टर की बेस पे, देन दे आर कॉल्ड मोनोफाइलेटिक ग्रुप्स। टैक्सोनॉमिक लुक फॉर करेक्टर फॉर सर्चिंग मोनोफाइलेटिक ग्रुप। तो टैक्सोनॉमिक जो है वो किसी एक करेक्टर को जो है वो सर्च करते हैं मोनोफाइलेटिक ग्रुप को स्टडी करने के लिए या उसको बनाने के लिए। अब करेक्टर क्या होता है जी? इज़ एनीथिंग दैट हैज़ ए जेनेटिक बेसिस एंड कैन बी मेजर्ड फ्रॉम एन एनाटॉमिकल फीचर टू ए सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस इन डीएनए और एनए। ठीक है जी। कि करेक्टर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई ना कोई जेनेटिक बेसिस हो और उसको मेजर कर सकें एनाटॉमिकल फीचर के लिहाज से, और उसके सीक्वेंस को देख सकें। सीक्वेंस किसका? नाइट्रोजन बेसिस का डीएनए और आरएनए के अंदर सीक्वेंस को हम स्टडी कर सकें, तो वो करेक्टर कहलाता है। नंबर 2 पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। सिमिलैरिटी बट सेपरेट इंसेस्टर। सिमिलर होते हैं लेकिन उनके जो इंसेस्टर्स होंगे वो सेपरेट होंगे। 3 पैराफाइलेटिक। फॉर्म टेम्परली फॉर सम लीनिएज फॉर्म ड्यू टू इनसफिशिएंट नॉलेज। की कोई ऐसी स्पीशीज़ जिसके बारे में अभी नॉलेज मुकम्मल नहीं हुआ, इनसफिशिएंट नॉलेज है, तो वो पैराफाइलेटिक ग्रुप के अंदर जो है वो उनको रखा जाता है। उसको यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम भी है जो है शो हो रही है इसी एवोल्यूशनरी ग्रुप के हवाले से। तो यहाँ पे जो असेंबली है स्पीशीज़ 1 to 8 की इज़ ए पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। ये पॉलीफाइलेटिक ग्रुप को शो कर रही है। 1 to 6 species have different ancestor than species 7 and 8। ठीक है जी। देन क्या जी? assemble of species 3 to 6 is a paraphyletic because 1 and 2 share the same ancestor as the 3 and 6 हैं। Next, but they have been left out of the group. Assemble of species 1 to 6 is a monophyletic group. Then pattern of organization. Series of evolutionary changes take place. These can be seen in the body plan in animal kingdom and protists. Evolutionary change do not always mean progress and increased complexity. Evolution का मतलब ये नहीं है कि जो स्पीशीज़ जो होती हैं या जो एनिमल्स हैं वो बेसिकली तौर पर 100% जो है कम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। मे बी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि जो जीन्स प्रोड्यूस हुए हैं एवोल्यूशन से, मे बी वो इन्वायरमेंट उनको सपोर्ट ना करे तो वो डेड हो जाएं, और कुछ जीन्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनको इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा तो वो जो है वो सर्वाइव कर सकेंगे। तो जो एवोल्यूशन है वो ऑलवेज कम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं जाती। तो एवोल्यूशन आल्सो काज डीजनरेशन भी जो है वो कर सकती है।
It also produces useless structure. Evolution often produces dead end. The path of evolution in animal is very difficult. बहुत difficult है, मतलब evolution को study करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमें एवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए फॉसिल्स स्टडी करने पड़ेंगे और फॉसिल्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये फॉसिल्स की स्टडी करना, ये भी एक बहुत डिफ़िकल्ट है। द एवोल्यूशन पाथ डज नॉट शो एवोल्यूशनरी सीक्वेंस। जो एवोल्यूशनरी पाथ है वो एवोल्यूशनरी सीक्वेंस को शो नहीं करता। अब यहाँ पे एवोल्यूशनरी सीक्वेंस की बात हुई है। एवोल्यूशनरी सीक्वेंस होता है रिप्रेजेंटिंग ऑल पॉसिबल सीक्वेंस, कि जितने भी पॉसिबल सीक्वेंस हैं, चाहे वो जीन्स के हों चाहे वो प्रोटीन के हों, उनको रिप्रेजेंट करना वो एवोल्यूशनरी सीक्वेंस कहलाता है। तो प्रोटीन के सीक्वेंस को और डीएनए के सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करना एवोल्यूशन के हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है, इसलिए एवोल्यूशनरी पाथ जो है वो डिफ़िकल्ट चीज़ है। सिमेट्री, द अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ एन एनिमल अराउंड ए पॉइंट और एन एक्सिस इज कॉल्ड सिमेट्री। अरेंज करना एनिमल के पार्ट्स को उनके सेंट्रल एक्सिस से सिमेट्री कहलाता है। दिस इज अ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी ऑफ एनिमल। द कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री फंडामेंटल फॉर अंडरस्टैंडिंग एनिमल ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए सिमेट्री जो है बहुत अहम है, इम्पोर्टेंट है। तो अब सिमेट्री की डिफरेंट टाइप्स हैं। नंबर 1 एसिमेट्री, द एब्सेंस ऑफ सेंट्रल पॉइंट और एक्सिस अराउंड विच बॉडी पार्ट आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इज कॉल्ड सिमेट्री। मतलब ऐसे एनिमल जिनका कोई सेंटर पॉइंट ना हो वो एसिमेट्री कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल स्पॉन्जेस। एसिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म डू नॉट डेवलप कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन, सेंसरी और मूवमेंट फंक्शन। नंबर 2 रेडियल सिमेट्री, arrangement of body parts in which plane passing through the central oral or arboreal axis divide the animal into mirror images also called radial symmetry। कि इनका जो अरेंजमेंट बॉडी की कि जब उनमें से जो प्लेन पास किया जाएगा तो वो एनिमल को चाहे वो ओरल से एक्सेस से हो या अबोरल एक्सेस से हो तो वो डिवाइड कर देगा इनटू मिरर इमेजेस के अंदर। तो इसमें 2 टर्म यूज़ हुई हैं, एक ओरल है एक अबोरल है। ओरल क्या होता है जी? एंड कंटेनिंग द माउथ, कि वो वाला पार्ट जो जिस तरह माउथ हो, और अबोरल होता है अपोजिट टू द माउथ, कि वो वाला एंड जहाँ टेल हो, टेल वाला अबोरल और ओरल माउथ वाला। तो जब हम सेंट्रल एक्सिस में से किसी प्लेन को पास करेंगे तो वो 2 मिरर इमेजेस के अंदर डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सी एनिमल। रेडियल सिमेट्री की आगे 2 टाइप्स हैं, एक बायरेडियल है और एक पेंटारेडियल है। बायरेडियल सिमेट्री, the paired arrangement of some structure in radial symmetrical animal is called biradial symmetry। कि अरेंजमेंट हो एनिमल्स की पेयर की फॉर्म में तो वो बायरेडियल सिमेट्री कहलाते हैं। रेडियल सिमेट्री इज ऑफन मॉडिफाइड बाय द अरेंजमेंट ऑफ सम स्ट्रक्चर इन पेयर्स, कि इनके अंदर ये होता है कि कुछ जो स्ट्रक्चर होती हैं पेयर की फॉर्म में होती हैं, जोड़ों की फॉर्म में होती हैं। दीज स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट अराउंड दिस सेंट्रल ओरल अबोरल एक्सिस। Number 2 pentaradial symmetry, the arrangement of structure in 5 around a radial animal। कि अरेंजमेंट हो रही है स्ट्रक्चर की 5 हिस्सों के अंदर उनके मेन एक्सेस से, इज कॉल्ड pentaradial symmetry। नेक्स्ट है bilateral symmetry, arrangement of body parts in which a single plane passing between the upper and lower surface and through the longitudinal axis of animal divide the animal into right and left images is called bilateral symmetry। मतलब अगर प्लेन पास किया जाए बायलेटरल एनिमल में से तो वो 2 हिस्सों में डिवाइड होंगे, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। बायलेटरल सिमेट्री इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिव क्रॉलिंग एंड स्विमिंग एनिमल। देयर आर 2 एंड ऑफ द एनिमल विद बायलेटरल सिमेट्री, 2 एंड होते हैं जी। एंटीरियर एंड विद हेड, द बायलेटरल एनिमल मूव प्राइमरली इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। देयरफॉर वन एंड ऑफ द एनिमल इज कंटिन्यूअली इनकाउंटरिंग द एनवायरनमेंट, इट इज़ कॉल्ड इंटीरियर एंड, कि जो इन्वायरमेंट के साथ हमेशा कंटिन्यू रखे। जैसे ह्यूमन के अंदर हम कह सकते हैं कि जो हमारा फ्रंटल पोर्शन है जिसमें एब्डोमेन है, हमारी चेस्ट है, माउथ वाला पोर्शन है, तो ये इंटीरियर एंड कहलाता है। द फॉर्मेशन ऑफ हेड एंड कंसंट्रेशन ऑफ सेंस ऑर्गन इज कॉल्ड सेफलाइजेशन। तो जो हेड भी जो है हमारे इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्टली अटैच करता है, तो हेड की जो फॉर्मेशन है वो सेफलाइजेशन कहलाती है। अब सेफलाइजेशन की अगर प्रॉपर डेफिनेशन करें, ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ सेंस ऑर्गन like nervous system etc at interior end of body which formed head and brain during evolution and embryonic development।
कि नर्व्स का मिल जाना एक जगह पे इंटीरियर एंड पे हेड वाले रीजन में, तो चाहे वो एवोल्यूशन की वजह से हो या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की वजह से हो, तो ये सेफलाइजेशन कहलाता है, मतलब हेड का बनना या ब्रेन का बनना। नेक्स्ट है पोस्टीरियर एंड या टेल एंड द एंड अपोजिट टू द इंटीरियर एंड इज कॉल्ड पोस्टीरियर। द पोस्टीरियर एंड एनिमल इज टेल, तो ये टेल एंड कहलाता है पोस्टीरियर। यहाँ पे सिमेट्री नज़र आ रही है आपको कि नंबर 1 देखें जी एसिमेट्री, जो स्पॉन्ज है उसके अंदर कोई सिमेट्री नज़र नहीं आ रही। रेडियल में देखें आप, यहाँ पर आपको सी एनिमल को डायग्राम नज़र आ रही है जिसके अंदर प्लेन को आप 5 हिस्सों में जो है 5 एक्सेस में अगर आप उसको डिवाइड कर सकते हैं उसको, और बायलैटरल में उसको आप लेफ्ट एंड राइट पोर्शन में जो है उसको आप डिवाइड कर सकते हैं किसी भी एनिमल को। नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ बायलैटरल एनिमल, ये देखें जी डायरेक्शन शो हो रही है। नंबर 1 है जी कुछ अबोरल होते हैं। अबोरल वो होता है जो एंड अपोजिट टू द माउथ, ओरल कंटेनिंग द माउथ, इंटीरियर हेड एंड होता है, पोस्टीरियर टेल एंड, कॉर्डल टुवर्ड्स द टेल और स्फेलिक टुवर्ड्स द हेड। डिस्टल पोर्शन होता है जी कि अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ए स्ट्रक्चर ऑफ ए बॉडी लाइक टो आर डिस्टल टू द नी, प्रोक्सिमल टुवर्ड द पॉइंट अटैचमेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑन द बॉडी लाइक hip is proximal to the knee. On the dorsal back of animal, usually the upper surface sea anemone with posterior of animal, ventral the belly of animal, inferior below a point of reference like the mouth is inferior to the nose in the human, or superior above a point of reference like neck is superior in the to the chest। तो ये सम जो है वो कुछ डायरेक्शन जो है बायलैटरल एनिमल की जो है यहाँ पे डिस्कस की है। नेक्स्ट है जी द यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी साइटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, these organisms show unicellular level of organization like protista. In this organization, all living functions are carried out within the cytoplasm of a single plasma membrane। सारे के सारे फंक्शन जो है वो एक सेल के अंदर हो रहे होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लोकोमोशन, डाइजेशन, वाटर एंड आयन रेगुलेशन, जिसको हम होम्योस्टैसिस बोलते हैं, सेंसरी रिव्यू एंड रिप्रोडक्शन इन सिंगल सेल। सेलुलर कॉलोनीज कंसिस्ट ऑफ लूज एसोसिएशन ऑफ सेल्स, मतलब कुछ सेल्स होते हैं, यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं, आपस में मिलकर रहते हैं, उसको हम कॉलोनीज कहते हैं। दीज सेल एग्जिबिट लिटिल इंटरडिपेंडेंस, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन ऑफ फंक्शन। ये मतलब ये हो सकता है ये एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंस भी हो, कोऑपरेट भी करते हो और कोऑर्डिनेशन भी हो उनका फंक्शन के हिसाब से। सम सेल में बी स्पेशलाइज फॉर रिप्रोडक्टिव, न्यूट्रिटिव एंड स्ट्रक्चर फंक्शन। कॉलोनीज में से कुछ जो सेल्स होते हैं वो अपने आप को स्पेशलाइज कर लेते हैं कुछ फंक्शन के वजह से। फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्टिव है, न्यूट्रिटिव है एंड स्ट्रक्चर। नंबर 2 डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। The organization in which two layers from different tissue is called diploblastic. Cells are organized into tissue in most animal phyla. Diploblastic organization is the simplest tissue level organization. Body part of this animal are organized into two layers. Two layers में divide होते हैं. These layers are derived from embryonic tissue layer. Number 1 ectoderm. It gives rise to epidermis. Epidermis is the outer layer of the body wall. Epidermis outer layer होती है body wall की. Epithelium जिसको हम बोलते हैं. एंडोडर्म गिव राइज टू गैस्ट्रोडर्मस, गैस्ट्रोडर्मस लाइन दी गट कैविटी। और नंबर 3 इन दोनों के दरमियान में एक्टो एंडोडर्म के दरमियान में मेसोगेलिया होता है। नॉन सेलुलर लेयर बिटवीन द एपिडर्मस एंड गैस्ट्रोडर्मस, सेल अकर इन द मेसोगेलिया इन सम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म बट दे आर ऑलवेज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। यहाँ पे आपको डायग्राम भी नज़र आ रही है जी कि आउटर साइड पे एक्टोडर्म है, नेक्स्ट जो है वो इनर साइड पे एंडोडर्म है येलो कलर की, उन दोनों के दरमियान में मेसोगेलिया जो आपको नजर आ रहा है। द गैस्ट्रोडर्म कंसिस्ट ऑफ ए डाइजेस्टिव एंड मस्कुलर सेल। द एपिडर्मस कंटेन एपिथेलियल एंड मस्कुलर सेल। कि एपिडर्मस जो है वो एपिथेलियल सेल और मस्कुलर सेल पर मशमूल होती है। जो गैस्ट्रोडर्मस है उसके अंदर जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रेजेंट होता है। द फीडिंग movement of hydra or the swimming movement of the jellyfish take place by the cooperation of groups of cells. These cells show tissue level organization. Number 3 is triploblastic organization. The animals whose tissue are derived from 3 embryological layers are called triploblastic. Number 1 ectoderm. It forms the outer layer of the body wall and nervous system. Number 2 endoderm. It lines the gut. Number 3 mesoderm.
It is sandwiched between ectoderm and endoderm. It gives rise to supportive contractile and blood cells. Most triploblastic animal have an organ system level of organization. पेची हमने पढ़ा है triploblastic में, उसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक में जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे कि टिश्यू जब ऑर्गेनाइज होंगे तो फॉर्म एक्सक्रीटरी, नर्वस, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह जो है वो इसमें शामिल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर बायलैटरल सिमेट्री, दे आर रिलेटिव एक्टिव, ये एक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू डिप्लोब्लास्टिक। सिलोम Coelom is a fluid-filled space in which internal organs can be suspended and separated from the body wall. Body cavity और coelom having following advantages. कि coelom क्या होती है कि कैविटी होती है इंटरनल ऑर्गन्स, और जिसके अंदर इंटरनल ऑर्गन जो हैं वो सस्पेंड होते हैं। इंटरनल ऑर्गन मतलब स्टोमिक, लंग्स, इसके अलावा किडनी, ये सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन हैं। तो ये जो है वो इसके अंदर सस्पेंडेड होते हैं और सेपरेट भी होती हैं बॉडी वॉल से। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं coelom के? It provides more space for organ development. It provides more surface area for diffusion of gases, nutrient and waste product. It provides an area for storage. It acts as a hydrostatic skeleton. It helps in elimination of waste and reproductive products from the body. It helps in increasing the size of. यहाँ पे आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक coelom कैविटी दिखाई गई है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में देखें बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म है, ठीक है जी, अंदर वाली लेयर जो है एंडोडर्म है, और इनके दरमियान में एक थर्ड लेयर बनी हुई है जिसको हम कहते हैं मीजोडर्म, और ये एंडोडर्म से जो है ओरिजिनेट होती है। नंबर coelom कैविटी देखिए आप, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि सबसे बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म है, उससे अंदर वाली लेयर मीजोडर्म, और दैन जो है मीजोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में एक बॉडी कैविटी बनी हुई है जिसको हम coelom का नाम देते हैं, और coelom जो है वो एंडोडर्म से जो है वो ओरिजिनेट होती है। टाइप्स ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक पैटर्न। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक पैटर्न के टाइप्स हैं वो डिपेंड करते हैं coelom पे। coelom कैविटी पे डिपेंड करने के बाद जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 3 किस्म के पैटर्न है इसके। नंबर 1 है ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट पैटर्न। द एनिमल विदाउट coelom आर कॉल्ड एसिलोमेट। इनके अंदर coelom नहीं होती। इन दिस एनिमल मेसोडर्मली ड्राइव्ड टिश्यू फॉर्म ए रिलेटिवली सॉलिड मास ऑफ सेल। दिस मास ऑफ सेल इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। कि जो मेसोडर्म होती है वो सिर्फ एक सॉलिड मास ऑफ सेल बनाती है, और ये सॉलिड मास जो होता है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक pseudocoelomate. A pseudocoelomate is a body cavity not entirely derived by mesoderm. ऐसी बॉडी कैविटी जो मेसोडर्म से ड्राइव ना हो, बल्कि वो रिमेन हो ब्लास्टोसील के, मतलब ब्लास्टोसील के कुछ सेल्स हों, मतलब वो कैविटी जो मेसोडर्म से ओरिजिनेट नहीं होती बल्कि ब्लास्टोसील के कुछ रेमिनेंट होते हैं। देयर इज नो मेम्ब्रेन सस्पेंडेड ऑर्गन इन द बॉडी कैविटी, और उसके अंदर मेम्ब्रेन सस्पेंडेड ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होते। Triploblastic coelomate pattern. Coelom is a body cavity completely surrounded by mesoderm. कि mesoderm जो है completely surrounded होती है coelom से, body cavity से। It has a thin mesodermal sheet called peritoneum, और इसकी एक शीट होती है जिसको हम peritoneum बोलते हैं। और peritoneum क्या होता है जी कि एक ऐसी शीट होती है जिसके अंदर हमारी एब्डोमिनल कैविटी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, एब्डोमिनल ऑर्गन होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, और ये सपोर्ट करती है हमारे विजुअल ऑर्गन को। पेरिटोनियम कैविटी की बात कर रहे हैं। पेरिटोनियम लाइंस इन द इनर बॉडी वॉल। इट कंटिन्यूज विद सिरोसा। तो सिरोसा भी जो है वो लेयर होती है। पेरिटोनियम इज सिरोसल मेम्ब्रेन। पेरिटोनियम भी सिरोसल का ही हिस्सा होता है। सिरोसा लाइंस द आउटसाइड ऑफ द विजुअल ऑर्गन। सिरोसा भी है जो विजुअल ऑर्गन है। विजुअल ऑर्गन हमारी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे एब्डोमेन की। अब हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो ऑर्गन पाए जाते हैं तो विजुअल ऑर्गन कहलाते हैं, तो ये इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये देखें जी, आपको यहाँ पे तीनों डिफरेंस दिखाए गए हैं। एसिलोमेट जिनके अंदर बॉडी कैविटी बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती, coelom नहीं होती। नंबर 2 इक्विलोमेट जिसके अंदर coelom प्रेजेंट होती है। इसमें प्रेजेंट होते हैं एनलीड्स हैं, मोलस्क, आर्थ्रोपोड हैं, एकानोडर्म और कॉर्डेट्स हैं। यहाँ पे आपको देखें कि coelom जो है वो नज़र आ रही है। डाइजेस्टिव कैविटी के अराउंड में coelom है, और ये एंडोडर्म के बाहर वाली साइड पे प्रेजेंट होती है। pseudocoelom में देखें आपके coelom जो है कैविटी जो है वो है नहीं होती, लेकिन सिर्फ यहाँ पे
उसका सीडोसिलोम प्रेजेंट होती है। एक मतलब उसको हम कैविटी नहीं करें, लेकिन सिलोम की शक्ल में एक जो है वो कैविटी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। एंड ऑफ चैप्टर 1 ऑफ एनिमल डाइवर्सिटी 1। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। हमारा ये एनिमल डाइवर्सिटी 1 का जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मिलेंगे जी चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 1 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।